हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, गुड। चलिए, तो आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, किस तरह से ये बिहेव करती हैं और किस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बनाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम नई नई वीडियो इसी तरह से आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? देखो, जैसे अगर आप देखो इस हेडिंग के मीनिंग से अगर आपको पता चल रहा हो, ऐसी सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? ऐसी सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि द सरफेस at which potential at every point, potential at every point on the surface is same। इसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई सरफेस है, ऐसी बना ली हमने, ये कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पर एक पॉइंट ये ले लिया, एक ही ले लिया, और दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर भी ले लो, पोटेंशियल इज सेम। तो जितने भी पॉइंट होंगे, एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो दैट टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ देखें। ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या होती है, कि एक ऐसी सरफेस जिस पर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नो वर्क इज डन टू मूव a charge from one point to another। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम चार्ज को मूव कराएं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? कोई वर्क क्यों नहीं करना पड़ेगा? वो इस वजह से है क्योंकि जो वर्क डन आता है वो पोटेंशियल से आएगा, और पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा एवरी पॉइंट पर। तो वर्क डन कैसे हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अब वो किस तरह से होगा? देखो, मान लो ये कोई सरफेस है, ये सरफेस ले लिया हमने, ठीक है। इस सरफेस पर हमने दो पॉइंट ले लिए, ए बी। ए पॉइंट का पोटेंशियल हमने ले लिया वी ए, और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने ले लिया वी बी। ठीक है,
चार्ज मान लो यहाँ पर है Q ए पॉइंट पर। अब इस चार्ज को हमें मूव कराना है फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज को मूव कराना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी बी माइनस वी ए होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चूँकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वी ए और वी बी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एवरी पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर। तो ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी बी होगा। जब वी ए इक्वल्स टू वी बी है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो आएगा तो इट मीन्स W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इंटू ज़ीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नोट डाउन करें फर्स्ट प्रॉपर्टी, कर ली। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल से मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, परपेंडिकुलर क्यों होगी, देखो उसका रीज़न है। मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ऐसा है क्यों, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पर आ रही है, और ये हमने कितना एंगल ले लिया, थीटा, ठीक है। कितना एंगल ले लिया, थीटा। और जब ये थीटा यहाँ पर है तो देखो इसको नीचे लाएं तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे, या बल्कि इसको आप यहीं रिजॉल्व करो, इधर क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। इधर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। इस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। देखो इसका रेजोल्यूशन दोबारा समझ लो जिसकी समझ नहीं आ रहा है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ली हमने, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है। किस एंगल पर, थीटा। आपके नॉर्मल नहीं ली, क्योंकि नॉर्मल तो होती है। अब नॉर्मल क्यों नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर डायरेक्शन में हम आगे बढ़ाएं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कितना आएगा, ये ई कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, ई साइन थीटा। ये रेजोल्यूशन हो गया।
भाई ये इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करें कि ये जो ई साइन थीटा ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ई कॉस थीटा जो है वो सरफेस के पैरेलल होगी। अब अगर हम चार्ज को मूव कराएं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नॉर्मल नहीं है, इस डायरेक्शन में चार्ज को मूव कराना है। मान लो यहाँ पर चार्ज है, इस चार्ज को मूव कराना है हमें, क्यू चार्ज को। जब मूव कराएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है और वर्क डन कोई होता नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि नॉर्मल रहेगी तो कोई वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल नहीं रहेगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क नहीं होता टू मूव अ चार्ज को मूव कराने में। क्लियर है? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नोट करें इसको, सेकंड प्रॉपर्टी को कर लिया नोट। चलिए, इसने नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, आर क्लोजर। और क्लोजर कहाँ पर है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर एट द रीजन, एट द रीजन where electric fields are stronger। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो वहाँ पर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होती हैं। क्लोजर मतलब पास पास होती हैं एक दूसरे के, और एंड आर फार्दर, फार्दर कहाँ पर? एट द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड आर वीकर। ठीक है, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होंगी तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस फार्दर होंगे। फार्दर मतलब दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर एक दूसरे के पास, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फार्दर होंगी। ऐसा क्यों है बता सकते हो? वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए है, चलो नीचे बताता हूँ। ऐसा इसलिए है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा है E इक्वल्स टू dV अपॉन dr। ये रिलेशन पढ़ा है, ठीक। अब dV का मतलब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है भाई, कांस्टेंट यानी इक्वल। तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr, क्योंकि dV क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू हो गई है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल सेम होता है, तो ये dV क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
डी आर, या ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। अब यहाँ पर देखो डी आर मतलब अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। अगर हम ई स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ये बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या है, ये क्लोजर है। क्लोजर का मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगी बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और इसी तरह अगर हम इसको वीक कर दें, वीक मतलब कम कर दें, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वही यहाँ पर ये इसका सेकंड केस है, क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तब क्या है, ये फार्दर है, दूर है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर हुआ? अभी वैसे जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएगा। चलिए, नोट कर लिया थर्ड पॉइंट। अब देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces, no two equipotential surfaces ever intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसका रीज़न है इफ़ दे डू सो, इफ़ दे डू सो, दे डू सो मतलब अगर ये इंटरसेक्ट हो जाती हैं तो क्या होगा, देन देयर विल बी टू पोटेंशियल, मैं दो पोटेंशियल हो जाएंगे एक ही पॉइंट पर, और जबकि एक भी पोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पॉइंट है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नोट करें। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट्स क्लियर हुआ ना, क्या अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर टू पोटेंशियल हो जाएंगे, और एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल कभी भी नहीं होते। चलिए, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्जेस, अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे, किस तरह से ड्रॉ होते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए, कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है उसके लिए। देखो पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, ये फॉर्मूला होता है। K क्या होता है, कांस्टेंट, Q क्या है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर हम इस R डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें तो V क्या होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी सेम डिस्टेंस पर V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस को अगर चेंज ना किया जाए। तो इट मीन्स कि इफ़ R इज कांस्टेंट देन V इज कांस्टेंट।
V इज़ कांस्टेंट। R को कांस्टेंट रखेंगे तभी V कांस्टेंट होगा, अदरवाइज V कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप R यानी डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो चेंज होने के साथ साथ V भी चेंज हो जाएगा। R के चेंज होने के साथ साथ पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो V को कांस्टेंट रखने के लिए हमें R को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट हैं। भाई K आपको पता ही है K क्या होता है, 1/4πε0 K हो गया, उसकी वैल्यू फिक्स है। Q चार्ज भी वेरी नहीं करता, ये भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो R कांस्टेंट रखेंगे तो V कांस्टेंट रहेगा। अब देखो ये लेने का क्या मीनिंग है, ये लेने का मीनिंग ये है कि मान लो यहाँ पर ये Q चार्ज रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, Q चार्ज रखा है। अब इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। भाई इधर गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना ली। अब इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। आर को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर भी जो आर की डिस्टेंस हम यहाँ ले रहे हैं वही हमें सब जगह लेनी है। सेम डिस्टेंस पर, क्योंकि सेम डिस्टेंस रखेंगे तभी आर कांस्टेंट रहेगा। भाई आर का मतलब क्या है, आर कांस्टेंट रखने का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस सेम रखनी है। तो हमने ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई हैं इस पर क्या ले लिया, डिस्टेंसेस सेम ले ली। अब सेम डिस्टेंस हमने ले ली तो अब इन पॉइंट्स को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिंगल चार्ज। इसी तरह हम डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। ये डिस्टेंस ली हमने, ये डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस ली, तो ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, स्फीयर्स बन रहे हैं। तो ये क्या है, सब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं एक सिंगल चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ, समझ आया, नोट कर लें, बना लें। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आया। आर को हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये जितनी भी हमने वो बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन सब पर आर डिस्टेंस हमें सेम लेनी पड़ेगी। तो एक डिस्टेंस हमने ये सब पर सेम ली, तो यहाँ से इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, स्फीयर बन गया। इसी तरह दूसरी डिस्टेंस, ये भी सब भी ये भी हमें क्या लेनी है, सेम लेनी है। तो जितनी भी डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो एवरी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगी ये क्या बनेंगी, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, ये सिंगल चार्ज के लिए फॉर अ पॉइंट चार्ज। चलिए नोट कीजिए। अब हम डायपोल का बनाते हैं, यानी दो चार्ज। हो गया ये, अब देखिए सेकंड, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बनानी है। मान लीजिए एक चार्ज हमने ले लिया -Q और एक चार्ज यहाँ पर ले लिया ये, या बल्कि इधर +Q ले लो और इधर ये -Q, ये चार्ज हमने ले लिया। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए जो पहले आपको सिखा रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। ये इस तरह से
ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली, ये सब आपको पहले सिखाया हुआ है किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। अब इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो ये सिंगल चार्ज, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, सिंगल चार्ज से, जैसे अभी सीखा है हमने। ये सिंगल चार्ज है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे इस तरह से बन जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ बनाएंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आप लोगों ने, किस तरह से बन रही है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगे। अब अगर आप ध्यान दें तो जो अभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था, थर्ड पॉइंट क्या बताया था कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन डिस्टेंस कम होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो वही उसी तरह से बनाया है मैंने। देखो यहाँ पर चार्ज के पास क्या होता है, चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग है तो इनके बिटवीन यहाँ डिस्टेंस कम है, और जैसे जैसे ये दूर जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस ये बढ़ जाएगी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यहाँ चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन डिस्टेंस कम है, और जैसे ये चार्ज से दूर जाएंगी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये फोर्थ पॉइंट भी, वो सॉरी थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी बताया था आपको, थर्ड प्रॉपर्टी, वो भी इसमें कवर हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हो गया, या तो आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कह लें, या टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, ठीक है। नोट करें इसको, बना लिया। चलिए आगे देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसकी हमें क्या बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो प्लेन्स होती हैं। प्लेन से मतलब इस तरह से, ये इसकी क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपकी समझ में आ गई क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, फिर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे। पोटेंशियल को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, आर कांस्टेंट लेकर, आर कांस्टेंट मतलब आर एवरी पॉइंट पर सेम लेकर, तो फिर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाती है, ठीक है।
चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज मुझे सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको सिखानी थी, क्या होती है, किस तरह बनाते हैं, कैसे क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे अब। ठीक है, चलिए, ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।